Hello, everyone in the Ansakari. And as we are going through the fundamental rights, and yesterday itself we covered the fundamental rights, Article 19. So today we will be talking about the other liberties or the freedoms which have been assigned प्रवेश by the Indian Constitution. Yes. एंट्री दे दो करुणा को। Yes. So we were talking about Article 19. So yesterday we talked what constitute Article 19. And now we are starting from Article 20. So Article 20 says that protection in respect of conviction of offences. It is to be better understanding. It is written here. Article 20 provides protection in respect of conviction of offences. So it talks about three type of provisions. Number one, no ex post facto law. No ex post facto law simply means that if there is a person who is convicted by the police or by the administration, he will not be convicted of any offense except for the violation for law in force at the time of commission. यानी जिस टाइम पर पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन किसी इंसान को कस्टडी में लेता है या कन्विक्ट करते हैं, उस समय उसको कन्विक्शन यानी उसको पकड़ा तभी जा सकता है जब उसने कोई ऐसा कानून की ऐसा अपराध किया हो जिसके लिए कोई उसने ऑलरेडी जो लॉ बना हुआ है उसका वायलेशन किया हो। अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जिसके ऊपर कोई लॉ नहीं है लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि इसने कुछ गलत किया है, तो अपनी कंसाइंस के बिहाफ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसको नहीं रख सकता है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्लोज वन ये कहता है। सेकंड कहता है कि उसको कोई भी पेनल्टी नहीं दे सकता एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन उसको वही पेनल्टी देगा जो कानून में प्रेस्क्राइब्ड है। यानी अगर आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया तो आपको 14 साल की सजा नहीं मिलेगी, जितनी मेंशन है 7 साल आपको उतनी ही मिलेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसने रैश ड्राइविंग कर दी तो इसको ज्यादा दे दो, या फिर इसने लेडीज के ऊपर चढ़ाई है, बच्चे के ऊपर चढ़ाई तो आप इसको ज्यादा दे दो। जो लिखा है आप उसी को दोगे। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये बात करता है। यहाँ पर समझने वाली चीज एक और है कि रिट्रोस्पेक्टिव, we study this word retrospective in the economic sector, which talks about that any law, any tax which comes from the back date, यानी उसको इम्प्लीमेंट तो आज हुआ है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो पिछली डेट से आ रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव। सो एक्स पोस्ट लॉ imposes पेनल्टी रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी जो आपने ऑलरेडी किया है अपराध उसका पिछली डेट से भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर उसको मद्देनजर देखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। लेकिन सिर्फ क्रिमिनल एक्ट पर। आप सिविल लॉ की बात करें, आप इनकम टैक्स की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स इज अ रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो बैक डेट से इंप्लीमेंट हो सकता है। आपने इनकम टैक्स आज नहीं भरा है तो उसके लिए आपको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। जो आपने पहले से नहीं भरा है वो भी आपको उसका उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर ऑक्यूपेशन अपना दिखा दिया है तो अगर 12 साल से अगर आप वहीं पर हैं उतने टाइम पीरियड के लिए तो आपके ऊपर रिट्रोस्पेक्टिव रहेगा। लेकिन अगर 12 साल से ज्यादा वो प्रॉपर्टी आपके पास है लेकिन ओरिजिनली में किसी और की है तो आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी एज पर एज द लैंड रिकॉर्ड का कंसर्न। देन यहाँ पर बात होती है, जो दूसरा प्रोविजन है, डबल जियो नो डबल जियो पार्टी। नो डबल जियो पार्टी यानी एक जो अपने अपराध किया है उसके लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, उस काम के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें नो डबल जियो पार्टी, सो दैट सिंपली मीन्स नो पर्सन विल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। लेकिन ये भी यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि डबल जियो पार्टी प्रोसीजर वर्क्स ओनली इन दी जुडिशियल apparatus, लॉ, जुडिशियल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, वहां पर नो डबल जियो पार्टी का प्रोविजन अप्लाई करता है। लेकिन अगर आप बात करें ट्रैफिक पुलिस की, आप एक लाइट तोड़ दीजिए और दूसरी लाइट पर जाकर आप ट्रैफिक वाले को कहें कि मेरा तो चालान एक बार कट गया है, लेकिन आप 10-12 रेड लाइट तोड़ते ही जा रहे हैं, तो आपके ऊपर 10-12 चालान ही कटेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं मेरा तो एक बार कट गया। लेकिन कोर्ट के अंदर अगर एक बार आपको सजा सुना दी गई है तो आपको वो ही सजा इफेक्टिव मानी जाएगी। आपको उस क्राइम के लिए बार बार से जो है आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन नहीं होगा। देन द लास्ट थिंग अंडर आर्टिकल 20
नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी अगर मैंने ही कोई क्राइम किया तो मुझे ही फोर्स नहीं कर सकती है पुलिस या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि मैं अपने खिलाफ या अपने लिए गवाही खुद दूं। यहाँ पर बात होती है ओरल एविडेंस की भी और रिटन एविडेंस की भी। तो ना तो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे कंपलसरी कोई मटेरियल निकलवा सकता है अगर मुझे अपने आप को ही बचाना है तो। ना मेरे थंब इम्प्रेशन का यूज हो सकता है, ना मेरे सिग्नेचर का, ना मेरा ब्लड ही मतलब यूज किया जा सकता है। तो ये सारे इन डिटेल्ड प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 provides you protection from the arbitrariness of the executive, and that is why it is a fundamental right. Because स्टेट जो होता है उसको देखा जाता है एज ए एजेंसी टू इम्प्लीमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एंड स्टेट इम्प्लीमेंट लॉज एंड ऑर्डर via the police, via the administration, and in the course of that implementation of law and administration, police do have the power to beat under the constitution. Police do have the power to arrest you, to detain you, but there are some incidences since the several years where the जेल के अंदर ही मतलब टॉर्चर होता है आपका, आपको गलत अरेस्ट किया जाता है, इलीगल तरीके से आपको आपके ऊपर केस रजिस्टर कर दिया जाता है। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए दिस राइट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस, आर्टिकल 20 which talks about respect, freedom or protection in respect of conviction of for offenses. Then article 21, it talks about protection of life and personal liberty. Now this article 21 covers almost everything under its horizon. आपको खाना खाना है, आपकी मर्जी का होगा, आर्टिकल 21। आपको मैरिज करनी है, दैट बिकेम ए क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ 2019 आल्सो, कि अगर आपको मैरिज करनी है तो कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर है, तो आर्टिकल 21। आपकी राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। आपको हथकड़ी नहीं लगे, आर्टिकल 21। आपको इमरजेंसी फर्स्ट एड की प्रोविजन दिया जाए, आर्टिकल 21। आपका फेयर ट्रायल हो, आर्टिकल 21। हिली एरियाज में रोड बने, ऐसे ऐसे राइट जो है, आर्टिकल 21। आपको फैमिली पेंशन मिले, आर्टिकल 21। आपको नॉइज पोल्यूशन, डीजा डीजे अगर बजता है तो 10 बजे की जो टाइम लिमिट है उसके बाद अगर बज जाए तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, नॉइज पोल्यूशन। तो ऑलमोस्ट एवरी राइट associated with a human, with a citizen, is the part of Article 21. Here, two Supreme Court famous verdicts are important. Number one is Gopalan case 1950. यहाँ पर बात हुई कि आर्टिकल 21 is only confined to the arbitrary executive action, but not against the arbitrary legislative action. For example, if police is convicting you without any proof, without any documentation, then Article 21 can be implemented. But in case Parliament is making a law to detain you, you cannot exercise your Article 21. So till 1950, and even we can say till 1977, we had this provision कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाकर आपका आर्टिकल 21 को कर्टेल करे तो कर सकती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव यानी आर्बिट्रेरी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। लेकिन मेन का केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस वाज अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, and article 21 in itself is the main crux of the fundamental rights, and that is why it also includes legislative arbitrariness. तो ये दोनों आर्टिकल 21 के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ, एग्जीक्यूटिव आपके साथ आपके फंडामेंटल राइट्स को curtail करते हैं, then also you can entertain article 32 constitutional remedies, and when the legislature or the parliament or the state assembly makes a law, you can also entertain article 32. Now, one word is also there, which is not written here: protection of life and personal liberty according to procedure established by law. So, this is also mentioned in the original constitution, according to procedure established by law, which simply means that in Indian context, the fundamental rights will be exercised subject to reasonable restriction and subject to the procedural aspect of the constitution.
But in the US Constitution, this word is not mentioned, which simply gives power to the Supreme Court and to the other judiciary to use due course of justice. And we can say that due process of law. But in India, there is no due process of law as such written in the Constitution. अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल जज कोई वर्डिक्ट दे रहे हैं, he can use his conscience, but he cannot give the full verdict solely on the basis of his conscience. But in the US, if the procedure, as there is no procedure established by law, which is mentioned, only on the basis of the conscience itself, the Supreme Court can give a verdict, and that will be justiciable, that will be legalized. But in the case of India, we have seen in the movies also that if the judge is giving solely verdict on his conscience, then the lawyers also challenges the judge because the procedure established by law. The judiciary gives their verdicts solely on the basis of procedure established by law, what is written in the Constitution, in the provisions of the CRPC, IPC, and CPC, and then they use their conscience in the silent matters where the law is silent, gray matters where there is a lot of ambiguity. So this is how we are completing this Article 21, and it covers the rights of persons, both public as well as the personal, and available against the state as well as individuals. Now it is mentioned Article 21A, right to elementary education. So the Constitution was amended in the year 2002 to achieve the goal of universal education in India. कि हमारा कोई भी ऐसा नागरिक ना हो जो illiterate हो. To achieve that goal, the Constitution was amended by 86th Constitutional Amendment Act 2002. Please make a note of this. 86th Constitutional Amendment Act 2002, which incorporated subsection A with the Article 21 that provides the right to elementary education. यानी आप 10th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो स्टेट आपको प्रोवाइड करेगा, and it shall be the duty of the state to provide every child the right to education. Ramesh, between 6 to 14 years. Yes, between 6 to 14 years. And the important thing to note here is that this is the area where the directive principle of the state policy has converted into a fundamental right itself. When we talk about Article 45 in Part 4 of the Indian Constitution that talks about directive principles, so Article 5 says that states shall endeavor to provide every child education between 6 years and 14 years. But this is also made a fundamental right. And also, this is also made a fundamental duty itself under Article 51A. तो एजुकेशन को बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आर्टिकल 45 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया, 21A के अंदर फंडामेंटल राइट्स में डाला गया, और 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज में डाला गया. So if a question appears in the exam that in which area it lies, so in each fundamental duties, rights, and directive principles are. So we have the provision of right to education between 6 to 14 years, but only a thin line of difference is that in the fundamental duties, the interpretation is somewhat different. It is like it shall be the duty of every citizen of India to provide opportunities for their children to get education. But in the directive principles and fundamental rights, it is the responsibility of the state though, and then it can be exercised by the individual. Then we have, along with this, Ramesh, a law one question. also, a law also on education, Right to Education Act 2009, which is not a constitution, which is a statutory law made by the Parliament to provide the equitable, accessible, and satisfactory elementary education to everyone. Yes, Kaushik. No, I was asking about the right to education one. Okay. Okay, so you were asking about this only. Okay, Yeah. thank you. So now we are coming on Article 22. Article 22 is protection against arrest and detention in certain cases. Now, if I ask from every one of you, then while we have already Article 20, which is talking about the conviction for offences, then what was the need of Article 22? Oshik, Mansi, anyone can. Ramesh, it should be related to the preventive detention. Apprehension of being terrorist or any indulging in any unsolicited activities, उसमें ये यूज होता है आर्टिकल.
आर्टिकल 22 इन सर्टेन केसेस लिखा हुआ So, uh, Article 20 is talking about only the right of individuals in the case of conviction, right? But Article 22 is talking about the justification of the arrest as well as of the detention and two types of detention. You well said that it is talking about the preventive, but it is also talking about the punitive. punitive detention. So now what is the difference between punitive and preventive? Punitive simply means that you have done a crime, you have done something wrong according to the law, and you will be booked. And preventive means that you have not done anything, but the administration thinks that you can do something wrong and they can book you. They can prevent you, they can book you with the justification that we are preventing you to commit a crime. So, in the punitive detention, also we have a lot of provisions. Like Article 22, when talks about the punitive detention, it talks that जो भी इंसान को अरेस्ट किया गया है उसको सबसे पहले आप बताइए कि आपको हमने किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया। अगर आप नहीं बताएंगे तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22, यानी राइट टू गेट इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ माय अरेस्ट। नंबर 2, जब भी मुझे आप अरेस्ट कर रहे हैं तो मुझे आप फुल राइट दीजिए ताकि मैं एक लीगल हायर को अपॉइंट कर सकूं, यानी मुझे एक वकील करने की इजाजत हो। ये मेरा फंडामेंटल अधिकार है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो यू कैन डू एनीथिंग विद मी विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द जेल। यू कैन किल मी, यू कैन बीट मी, यू कैन डू एनीथिंग। And when the matters comes of the women and the children, the situation is really hazardous and bizarre. Number 3, habeas corpus. यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि आर्टिकल 22 talks about habeas corpus, not 20. So meaning of habeas corpus is whenever you are arresting me, it is your responsibility, policeman, to make me present before the magistrate, class 1 judicial magistrate within the 24 hours. आप अगर सीपीसी के अंडर यानी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर कोई एक्ट कमिट करते हैं, आपने डोमेस्टिक वायलेंस की, आपने दहेज मांगा, तो आपको एसडीएम डीएम कोर्ट, चाहे रात को वो 12 बजे अपने ऑफिस में है, आप उनको पेश कीजिए। आप सीआरपीसी आईपीसी के अंडर कोई प्रोविजन कोई कमिट करते हैं क्राइम, तो आप फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो हमारे असिस्टेंट सेशन जज होते हैं उनके सामने आप पेश कीजिए। तो ये अधिकार है हर एक नागरिक का कि वो पुलिसमैन के साथ इन चीज को एक्सरसाइज करा सकता है कि यू हैव द ड्यूटी टू प्रोड्यूस मी बिफोर द मैजिस्ट्रेट so as to he can decide whether you have detained me legally or illegally. And the last thing is, if the magistrate says to release, then it is the duty of the policeman or the administration to release. He cannot book you, he cannot uh, detain you further. So these are the provisions of the punitive detention. Then the second part of Article 22 talks about preventive detention. So in the Article 22, we have the preventive detention, which I just mentioned, that why it is done, so that the administration feels that you can do a crime and we are preventing you in the name of law and order, ताकि जो यूनिटी इंटेग्रिटी सोवरेनिटी है कंट्री की वो खराब ना हो। अगर फॉरेन डिग्रेटरीज आ रहे हैं, G20 की समिति हो रही है, अगर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन लगता है कि वो इलीगल प्रोसेशन कर सकते हैं, आर्म सप्लाई हो सकती है, तो उनको पहले ही प्यूनिटिव डिटेंशन में ले लिया जाता है। रिसेंट में एग्जांपल, द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती, शी इज बुक्ड। द एक्स CM and the ministers of the Jammu Kashmir legislative assemblies, they were also booked under the preventive detention. And there are a number of MPs, MLAs and administrators who are booked under the charge. Now, there are some provisions. Though the administration will book you under Article 22, first and second part, but in the second part, if they book you under the name of preventive detention, the detention cannot exceed 3 months. आप 3 महीने के लिए उनको रखिए, लेकिन आप 3 महीने जैसे ही पूरे हो जाते हैं उससे पहले आप एडवाइजरी बोर्ड को रिपोर्ट कीजिए और बताइए कि हमने इनको इसलिए डिटेंट किया था, और उसमें एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर सर्विंग जज उसके मेंबर या उसको रिप्रेजेंट बोर्ड को करें। दूसरा, जब आप डिटेंशन कर रहे हैं तो आप उनको बताइए कि हमने आपको इस चीज के लिए डिटेंट किया है,
आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया है और आप यहीं रहिए, आपसे कोई बात नहीं होगी, नहीं, उनको सब कुछ बताया जाएगा। और यहां पर भी आपको लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी जो लॉयर होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी आपको प्रोवाइड करवाना होता है, जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। नहीं तो अगर वो खुद अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी प्राइवेट लॉयर को अफोर्ड करने का राइट हर इंडिविजुअल के पास अंडर आर्टिकल 22 दिया गया है। There are three subsections and issues under Article 22 where Parliament प्रवेश, tells, वन क्वेश्चन। yes, आपने जो बोला 3 मंथ्स, तो 24 आवर्स वाले कौन से प्रोविजन के अंदर में आते हैं कि यू हैव टू प्रोड्यूस द इंडिविजुअल बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स? that is under Article 22 Part 1. In Article हाँ। 22 we have two parts, Part A, Part हम्म। B. A talks about preventive and Part B talks about, Part A talks about punitive and Part B talks about preventive. ओके। तो ये आर्टिकल 22 में ही कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसा पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करती है कि किस तरीके से आपको डिटेंशन करना है, यानी डिटेंशन के ऊपर जो कानून होगा वो पार्लियामेंट बनाती है। और अगर डिटेन 3 महीने से ज्यादा भी करना पड़ जाए बिना एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन के, तो पार्लियामेंट उसका रास्ता बताती है, यानी आप पार्लियामेंट वहां पर काम करती है। दूसरा, मैक्सिमम पीरियड जो होगा डिटेन करने का, उसके भी टाइमलाइन है अलग अलग क्लासेस के लिए, यानी अगर मिनिस्टर्स हैं उनके लिए अलग है, इंडिविजुअल हैं उनके लिए अलग है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में। और एडवाइजरी बोर्ड किस तरीके से काम करेगा ये भी पार्लियामेंट ही बताएगी। तो ये 3 सब सेक्शन है आर्टिकल 22 के पार्ट 2 में, जो की बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी पार्लियामेंट बताएगी कि किस तरीके का आदमी है, उसका डिटेंशन किस तरीके से होगा, एडवाइजरी बोर्ड किस तरीके से काम करेगा, और तीसरा कि डिटेंशन आगे बढ़ सकता है बिना एडवाइजरी बोर्ड के भी। लेकिन 1977 में, 1975 में जब हमने इमरजेंसी देखी, तो वहां पर इसका बहुत लार्जर यूज देखने को मिला। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, ट्रायल्स हुए लोगों के, विद इन द जेल प्रेमाइसेस लोगों की हत्याएं हुई। तो ऐसा माना गया कि कहीं ना कहीं इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। तो 1977 में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, और 1977 से लेकर 78 तक बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आते हैं, जिनका नाम है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिबरल और बनाया। तो यहाँ पर जो चीज है जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने की, वो ये है कि इन्होंने 3 महीने का जो टाइम पीरियड है उसको 2 महीने कर दिया, कि आप डिटेंशन पीरियड को 2 महीने करिए पहली बार का। लेकिन जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि 3 महीने ही ठीक है, तो 3 महीने आज के टाइम पे बरकरार है, बस आपको यहाँ पे ये जानने की जरूरत है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेट के पास भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर होती है और पार्लियामेंट के पास भी होती है। लेकिन एक्सक्लूसिव अथॉरिटी जो है कुछ मैटर्स पर, जैसे हम बात करते हैं डिफेंस में, फॉरेन अफेयर्स पे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में, आप पार्लियामेंट के अंदर अटैक करने वाले हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, पार्लियामेंट की चलेगी। पार्लियामेंट आपको 3 महीने के लिए बुक करेगी, पार्लियामेंट डील करेगी। आप फॉरेन कोई डेलीगेट्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मतलब उनको जान मान का हालिया आप कर देंगे, तो आपको पार्लियामेंट देखेगी। डिफेंस, तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इन 3 मैटर्स पर पार्लियामेंट की पावर एक्सक्लूसिव है। और बाकी कॉन्करेंट लिस्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन आता है, जहां पर दोनों ही काम करते हैं, ताकि पब्लिक ऑर्डर और एसेंशियल कमोडिटीज की जो सप्लाई है वो इंश्योर रहे। प्रवेश भैया, आई हैड अ डाउट कि जैसे यस, ऑफ कैमरास जो होते हैं वायलेंस वगैरह, और मतलब प्रेशर बनाया जाता है ऑन दी सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स या जो भी, तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रिवेंट कर सकती है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ पुलिस मैनुअल स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट कर ले। जो पुलिस रिफॉर्म्स, जो जेल रिफॉर्म्स की रिपोर्ट्स हैं एनसीआरबी की और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, स्टेट उनको इम्प्लीमेंट कर ले। क्योंकि जो जेल है वो एक सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर, वहां पार्लियामेंट ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट बस आपको एक रिजोल्यूशन, एक रिपोर्ट बनाकर दे सकती है कि आप इनको इम्प्लीमेंट कर लो, इससे अच्छा होगा।
लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कुछ नहीं कर सकती है। कुछ जेल्स ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, वहां पर ऑलरेडी पुलिस मैनुअल रहता है, लेकिन वहां पर भी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो चलता है, लेकिन उसके लिए भी टाइमली हम देखते हैं कि सीसीटीवी है, उसके बाद RFID स्कैनर्स लगे हुए हैं, उसके बाद स्किलिंग की जाती है पुलिस की, उसके बाद जो सेंसिटिव पर्सनल्स हैं उनको नियुक्त किया जाता है, उसके बाद जो मेंटल जो एग्नी ना हो पुलिस वालों को, उसके लिए उनके टाइम जो कंडीशनिंग है उनमें थोड़ा चेंज किया जाता है, उनकी हेल्दी कंडीशनिंग, फूड हैबिट्स जो इनमेट्स है उनका देखा जाता है, जो जेल के अंदर इंफ्रा स्पेस है उसको बढ़ाया जाता है, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जेल के अंदर ताकि लोगों को मानसिक उनको शांति मिले, वो एक रिहैबिलिटेशन के ट्रैक पर चले, टाइमली टाइमली इनका हेल्थ चेकअप होता है, टाइमली टाइमली इनको रिहैबिलिटेशन के लिए अलग 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 काम कराए जाते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो लेकिन फिर भी जो आपने कहा वो होता है, तो उसके लिए सरकार सतत प्रयास करती है अपनी तरफ से। अब प्रवेश डिस्कस भी कर किए थे कि टॉर्चर प्रोविजन जो है उसको रोकने के लिए भी डीके बासु गाइडलाइन भी है। यस। हम्म। तो नाउ वी आर कमिंग ऑन आर्टिकल 23 and 24. So till Article 20, we talked about the freedom, right to freedom. Till 18, we talked about right to equality. So 14 to 18 equality, and 19 to 22 we have freedom of various types, which we just talked with in the detailed manner. Now there are two articles, Article 23 and 24, जिनका टाइटल है यानी जिनको हेडलाइन के तौर पे यूज किया जाता है अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, यानी आपकी कंट्री में एक्सप्लोइटेशन ना हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट दिया आर्टिकल 22 और 23। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट 23 एंड 24। सर को एंट्री दे दीजिए। Can't see him. So Article 23 and Article 24. Article 23 talks about prohibition of traffic in human beings and forced labor. Now trafficking is a common problem. When we talk about the boundaries of India, for an example, in the Bangladesh, in the northeast, in the western India, we see trafficking of women, we see trafficking of cows, we see trafficking of endangered animals, we see trafficking of children who are used in various illegal industries off the shore. जब हम बात करते हैं म्यांमार बॉर्डर की, जब हम बात करते हैं बांग्लादेश बॉर्डर की, तो वहां की बॉर्डर पोरस है, यानी आप उन बॉर्डर्स पर कुछ ऐसी जगह जहां पर आप पूरा कंट्रोल सर्विलेंस नहीं है आपका, आप उन पर सर्विलेंस नहीं कर सकते, ज्योग्राफिकली उनकी जो एल्टीट्यूड टोपोग्राफी वो इस तरीके की, तो वहां से ये ट्रैफिकिंग होती है। जब आप NCRB की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, होम मिनिस्ट्री के डाटा पढ़ते हैं, पार्लियामेंट रिपोर्ट ऑन क्राइम पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि इंडिया के अंदर 14 लाख 14 लाख आर द वुमेन जो अनआइडेंटिफाइड हैं, जिनमें की 75% गर्ल्स हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से क्राइम ऑपरेट होता है, कितना बड़ा नेक्सस होता है ऑर्गेनाइज क्राइम का, जिसमें लड़कियां, बच्चे, जानवर, एंडेंजर्ड एनिमल, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ियां, ये ट्रैफिकिंग की जाती है। पोचिंग एक्ट भी हमारे यहाँ पर है। तो व्हाट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 23 says that trafficking in human beings and forced labors will be prohibited and it will be a offense punishable according to the law. यहाँ पर सिटीजन के लिए भी है, नॉन सिटीजन के लिए भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई फॉरेनर यहाँ पर आए, आप उसको डिपोर्ट कर दें, आप उसको ट्रैफिकिंग कर दें, आप ऐसा नहीं कर सकते। ना तो आप किसी वुमेन या चिल्ड्रन को सामान की तरह बेच सकते हैं, ना आप उनको प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स में धकेल सकते हैं। इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज वर्ड्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ना आप स्लेवरी को यूज कर सकते हैं, ना आप स्लेवरी प्रमोट कर सकते हैं। एंड वी हैव अ वेरी फेमस एक्ट आल्सो, आई थिंक इट केम इन 1956, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। यानी ऑलरेडी वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट वी हैव अ ऑफेंस, वी हैव अ लॉ व्हिच मेक्स इट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी बिना किसी सबूत के सिर्फ एक संदेह पर आपको बुक कर लिया जाएगा, एंड इट विल बी नॉन बेलेबल ऑफेंस। आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आल्सो, बॉन्डेड लेबर।
जिसमें कि आप चाइल्ड लेबर की बात करें, या फिर ऐसी बात करें जहां पर आपने किसी को काम पे रखा लेकिन आपने उसका हम्म। पैसा नहीं दिया, सो दैट बिकम्स बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड लेबर। आप उसको पीट रहे हैं, आप उसको मार रहे हैं कि तू काम कर, और जब वो पैसा मांग रहा है तो आप उसको और मार रहे हैं। तो ये होता है एग्जाम्पल फोर्स्ड लेबर का। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ पर लेबर रिफॉर्म्स, आज के टाइम पे तो हम देखते हैं रैशनलाइजेशन हुआ लेबर रिफॉर्म्स का, लेकिन उस टाइम पर अलग अलग कानून आए। इवन जब हम बात करते हैं बॉन्डेड लेबर की एक्ट की, 1976 में आया। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में ही आ गया था। रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आया कि आपको जितना आपने काम किया उतना आपको रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अगर आप नहीं मिलता तो आप आर्टिकल 23 को यूज करिए, कोर्ट में जाइए और आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहली, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर स्टेट की मोनोपोली होगी, जैसे कि हम बात करते हैं मिलिट्री सर्विस, डिफेंस सर्विस, एटॉमिक एनर्जी। यहाँ पर स्टेट कुछ ऐसी कंडीशंस लगा सकती है कि आपको इक्वल रिम्यूनरेशन ना दे, आप उसके लिए आर्टिकल 32 यूज नहीं करेंगे, 226 यूज नहीं करेंगे। लेकिन स्टेट को भी ये ध्यान रखना है कि आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ग्राउंड क्या क्या, रेस के बिहाफ पे आप ना करें कि आप काले हैं आप गोरे हैं, इस बिहाफ पे नहीं कर सकते आप। रिलीजन के बिहाफ पे नहीं कर सकते, कास्ट के बिहाफ पे नहीं कर सकते, किसी की इकोनॉमिक्स क्लास, कोई गरीब है अमीर है उसके बिहाफ पे नहीं कर सकते। साइंटिफिक ग्राउंड्स पे आप अ, इस चीज को मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में यूज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसके अलावा आप कहीं भी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर आप यूज नहीं कर सकते। So this is Article 23. Article 24 talks about prohibition of employment of children in the factories. यानी आप, यहाँ पर एक एग्जैक्ट डेट भी है, 14 ईयर्स। आप 14 ईयर्स से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको आप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली इन द हजार्ड सेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, आप माइनिंग सेक्टर आप नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ देखने को ये मिला कि ये एक ऐसा राइट है आर्टिकल 24 जिसमें फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद भी लार्ज स्केल ऑफ वायलेशन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री। जब हम बात करते हैं, ऐसे ऐसे इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रेन जाती है तो पीपल, जो आप लोग सामान फेंकते हैं वो उसके अंदर से खाना उठा उठा के खाते हैं। ऐसे ऐसे भी स्टेट्स हैं, ऐसे ऐसे भी रीजन हैं। जब हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक की बात करते हैं तो उन चीजों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए राइट आया। लेकिन जब आप एक रिपोर्ट पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो वहां पर देखने को ये मिलता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बाहर ही जो रेडी पटरी लगाते हैं वहां पर ही चाइल्ड का नॉन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट हो रखा है। यानी जो कमीशन है वो ही कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ओवरऑल इंडिया में कैसे होगा? ये न्यूज में भी हाईलाइट होता है कई बार। तो इसके लिए फिर अलग अलग कानून हमारे यहाँ पर आए। जैसे कि हम बात करते हैं 1986 में सबसे पहले एक कानून आया, चाइल्ड लेबर को आप प्रोहिबिट कर दीजिए, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। आप माइन में नहीं लगाएंगे, 52 में ऐसा एक एक्ट आया। फैक्ट्री एक्ट 1948 में भी बात होती है इसके ऊपर। उसके बाद आप बीड़ी और जो सिगरेट इंडस्ट्री है जिसके अंदर आंध्र प्रदेश तेंदू लीव्स जहाँ पर पाए जाते हैं, दैट इज द हाईएस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट बीड़ी, and India is one of the largest country in the cigarette production and manufacturing in the world। तो वहां पर भी कानून आया 1966 के अंदर कि आप उनको बच्चों को यूज मत कीजिए। और अगर हम वेस्टर्न सोसाइटीज की बात करें और आज तक की, तो चिल्ड्रंस का यूज दो कारणों से होता है। पहला, जब आप बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, देन वी हैव अ फेमस ऑथर ऑफ अवर नॉवल हार्ड टाइम। उन्होंने हार्ड टाइम एक नोवेल लिखी, उसमें उन्होंने बात की कि बच्चों की उंगलियों को आगे से चॉप किया जाता है ताकि जो मशीन्स हैं उन पर उनकी उंगलियां अच्छे से टिक सके और वो अच्छे से काम कर सके। तो एक तो इस कारण से, और दूसरा ये है कि उनको जो पर्क्स और रेम्यूनरेशन देना होता है वो बाकी जो एडल्ट होते हैं उनके मुकाबले कम होता है। इस वजह से चाइल्ड लेबर जैसी एक्टिविटीज हम आज तक देखते हैं, प्रवेश, उनको दबाना होता है। हाँ बोलिए बोलिए। एक्सेप्शन भी है इसमें, जिसमें चाइल्ड लेबर कैन बी परमिटेड इफ दे आर engaging in the work of the family labor। वहाँ आप काम कर सकते हैं।